समझे? तो लोडू ये बना के भेजी सर। भाई साहब, इसके बारे में मुझे एक ही शेर कहना है। क्या कहना है? पेड़ पे बैठा बंदर, उसने मारी मूत। जिसने ये झाड़ बराबर ट्यून बनाई उसकी बुआ का भोसड़ा। बेटी चोद उसकी बुआ मेरी मम्मी है। और कोई तुमको बुआ नहीं है उसकी। तुमको लौड़ा लहसुन चूत पटान के अलावा कुछ सूझबे नहीं करता भोसड़ी के। खैर। तो तो हमने जिस जिस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट किया ओह था, शिट। देखिए नेपोटिज्म की यही दिक्कत है। आप किसी बंदे को कुछ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अगर आपके परिवार का है वो, तो भाई आपको देखिए, कुछ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री से ले तक के प्रधान ट्यून बनाने तक के लिए नेपोटिज्म झाड़ किसी काम नहीं आया है आज तक। एक एक और बहुत आज आपके सामने बहुत ही एविडेंट और लाइव एग्जाम्पल आ गया है इस बात का। तो जैसा मैंने बोला था, आपने एक महाकाव्य है, उसको जी जी वसेपुर के नाम से जाना जाता है। जी 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 जी। उसमें एक था कैरेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा शुद्ध। आर लॉर्ड एंड सेवियर सरदार खान, पीस बी अपॉन हिम। नहीं यार, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ जिसको रामाधीर सिंह जी बोलते हैं कि बेटा हम्म। तुमसे ना हो पाएगा। तो उनका लड़का रहता है जेपी सिंह। हाँ। बस प्रॉब्लम ये है कि ये लौंडा जिसको मैंने काम दिया था, इससे हो सकता है, और फिर भी इससे नहीं हम्म। हो रहा है। अब तुम सोचो। लगता है ये सनीमा देखने चले गए थे, कल दिल हाँ। वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नहीं, एक्चुअली बोर्ड एग्जाम दे रहा था, इसीलिए ज़्यादा गाली भी नहीं दे सकते, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसा भाई दर्शक बोर्ड गणों एग्जाम में तो खैर आपको चलो दिख जाने रहा दो, क्या है, बोलूं। बोर्ड एग्जाम, भाई क्या था मैं बोलूँ, बोर्ड एग्जाम ट्रिप होते हैं भाई। एलएसडी छोड़िए, कीजिए बोर्ड एग्जाम। हम्म। खैर, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मुझे सीबीएसई। बहुत मुझे बहुत तेज आई थी, मतलब एक अजीब सी अंदर से इंट्यूशन की तुम इसको राइम करोगे, लेकिन तुम लास्ट में चौपट कर दिया इसको। अबे क्या राइम करे, क्या क्या बोला क्या था मैंने? कुछ मतलब, चलो जाने दो खैर। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो जैसा आप श्रोतागण आप लोग ऊपर देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में एपिसोड 3 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? और ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमको बिल्कुल डिसाइडेड नहीं था कि हम लोग किस चीज़, क्या किस विषय पे बात करें। पहली बात तो हम लोग इतने दिन से गायब थे, इसके लिए हम लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें रोक दिया। फिर बाकी आता है हमारी रेगुलर जिम्मेदारियों का नंबर, उनको भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे इस भीषण एंडेवर में। और भीषण काट कास्ट के तीसरे एपिसोड में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं ये भी नहीं डिसाइडेड है, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बड़े और बहुत भारी हैं, जिनमें एक्सटेंसिव रिसर्च चाहिए, जो कि हम लोग अभी समय नहीं दे पा रहे हैं। और कई ऐसे टॉपिक हैं जैसे भोजपुरी गाने वर्सेस हरियाणवी गाने, जो कि मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता कि मैं उन बारे में बात करूं। तो आज हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक, हम लोग जब भी हमको सूझेगा तो हम ऊपर लिख देंगे, और बाद में आपको टाइटल में मिल जाएगा, तो आप लोगों को समझ ही में नहीं आएगा कि हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया था कि नहीं किया था। जब आप खोलेंगे तब, बाद में तो आपको सब पता ही चल जाएगा। खैर पांडे जी, शुरू करें? एंड इन केस कुछ होता नहीं है उसमें, तो हम आपको पहले ही बता दें कि अगर मान लीजिए यहाँ बकर ही हुई पूरे 1 घंटे आने वाले, तो फिर हम आपको इनवाइट करते हैं बकर सुनने के लिए, क्योंकि भीषण कास्ट की बकर, जैसा कि आप 2 एपिसोड में देख ही चुके होंगे, मात्र बकर नहीं होती है, उस महाबकर होती है। महाबकर और बकर में आपको अंतर करना पता हो तो बता दें, महाबकर में थोड़ा वजन ज़्यादा होता है, हालांकि उसका हम दोनों के मोटा होने से कोई रिलेशन नहीं। कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब पहले ही डिस्क्लेमर दे दें। खैर, तो हम लोग अपनी फ़ोनी पॉडकास्ट वाली वॉइसेस शुरू करते हैं, और आइए पांडे जी, हम बात करते हैं भीषण कास्ट के तीसरे अरे एपिसोड के बारे बाप में। रे, इतना गे लग रहा है भाई, ना बोलो ऐसे प्लीज। तो आर यू ट्राइंग टू से गे इज़ अ बैड थिंग? ऑफ कोर्स आई एम होमोफोबिक टू द कोर, सॉरी। ठीक है भाई, आप अपना, मतलब ये सब छक्का ही यहाँ नहीं चलेगी, बहुत खेद के साथ आपको कहना पड़ रहा है। चलिए कम से कम इस भरी दुनिया में अभी कोई तो बंदा है जो अपने आप को होमोफोबिक बोल सकता है, लेकिन ठीक है, क्या ही किया जी जा जी, सकता है। पूरी तरीके से, मतलब मतलब वही, तेल लगा लो डाबर का और नाम मिटा लो एक स्पेसिफिक, मतलब पर्सन का। कैरेक्टर वाली जो बात होती है, उसकी जगह आप ये उसको लगा दीजिए। अरे कोई नहीं, कोई नहीं भाई साहब, देखिए, वही है कि उन लोगों के पास राइट है टू बी गे टू, तो कुछ और दूसरे लोगों के पास भी तो है राइट टू बी स्ट्रेट, लेकिन प्रोपोगंडा जो गले के नीचे उतारा जाता रहता है उसका कुछ नहीं किया जा सकता। आइए हम और आप और कुछ डिस्कस करते हैं, ये टॉपिक बहुत ही तेल
है मिट्टी का तेल है ये, और हम्म। मिट्टी के तेल से जितना दूर रहा जाए अपने ऑर्थोडॉक्स थॉट्स के साथ उतना अच्छा। हमने और भी जी जी सोचा था बिल्कुल कि बिल्कुल। एक स्पेशल गेस्ट को बुला के कैंसिल कल्चर पे पॉडकास्ट करेंगे, और कैसे ट्विटर ने कैंसिल कल्चर को मोनेटाइज कर दिया है। उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल तो अच्छा बनाया था, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर बिजनेस मॉडल जस्ट वेंट इनटू द ट्रैश, क्योंकि उन्होंने आउटरीच के कॉन्सेप्ट को ही मोनेटाइज कर लिया, विच इज़ वेरी नाइस। और मजे की बात कि हम कैंसिल कल्चर पे बनाने जा रहे थे लेकिन सामने वाले ने ही कैंसिल कर दिया। हाँ, ये बात तो है, सामने वाले ने कैंसिल वैसे सो नहीं किया है। आई उन्हों नीड उन्होंने उन्होंने बोला था आज मुझे कि रात में बात करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि आज दूसरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसीलिए उनको मैं आज घोस्ट कर दूंगा। लेकिन मैं बहुत नीच आदमी हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, इसके लिए कोई बात नहीं। साधु साधु बिल्कुल सही बात। खैर, कैंसिल कल्चर के लिए मटेरियल भी होना चाहिए काफ़ी, उसके लिए भी है बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च, एग्जांपल्स जैसी चीज़ें पता चलनी चाहिए, वो भी दोनों तरफ से। तो एक तरफ का इकट्ठा करना तो बहुत आसान है, दूसरी तरफ का इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल है। अब कौन से तरफ का इकट्ठा करना आसान है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्या ही किया जा सकता है। आज हमारे पास कोई टॉपिक ना होने का बहुत बड़ा कारण हमारे श्रोतागण भी हैं, क्योंकि कल्पेबिलिटी में हम लोग बहुत विश्वास रखते हैं और हमारा ये मानना है कि पिछली बार जैसा आपको कहा गया था, अगर आप लोगों ने कोई अच्छा टॉपिक सजेस्ट कर दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता हमें। चलिए आइए पहले अपने श्रोताओं को रोस्ट किया जाए, ठीक है। मैं खोलता हूँ कमेंट सेक्शन जी हमारे पिछले वीडियो का, ठीक है, और उसमें खोलिए देखते हैं खोलिए। हमारे श्रोतागणों ने क्या क्या हमको सजेस्ट किया था। तो हम लोग शुरू करते हैं भीषण कास्ट के प्रथम एपिसोड से, ठीक है। प्रथम एपिसोड पांडे जी आपको याद है हमने किस चीज़ पे किया था? प्रथम एपिसोड हम लोगों ने किया था विमेन एम्पावरमेंट पे था, नहीं मेंटल इलनेस पे था, हाँ मेंटल हेल्थ मेंटल पे था, इलनेस पे था। ठीक है। तो उस पे जी जी। देखिए कुछ लोगों ने अच्छी बातें लिखी कि दिस वाज प्रिटी अमेजिंग सैवेज, पता नहीं सैवेज इनको क्या लगा है, तो हमारे लिए नॉर्मल पर्सनालिटी है हमारी, लेकिन ठीक है, इनको सैवेज लगा तो बहुत अच्छी बात है। सैवेज मैंने सुना है बहुत अच्छा शब्द हो गया आजकल, पहले जब सैवेज बोला जाता था तो गाली के लिए बोला जाता था, आजकल अगर आप गाली के लिए नहीं, पहले वाइट इंपीरियलिस्ट हम लोगों को बोलते थे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि ये लोगों को राज करने की जरूरत है। हम्म, वाइट इंपीरियलिज्म का और वाइट मैन्स बर्डन का बड़ा ही जीवंत एग्जाम्पल हुआ करता था एक जमाने में सैवेज शब्द। लेकिन क्या ही किया जा सकता है, आजकल तो वैसे खैर बदल जाते हैं धीमे धीमे शब्द का अर्थ भी। फॉर एग्जांपल आजकल जैसा कि टॉलरेंट शब्द का जैसा कि अर्थ हमारे लॉर्ड एंड सेवियर लॉर्ड एंड सेवियर जैसा कि हमारे लॉर्ड एंड सेवियर तुलसी जी ने कहा था, तुलसी रिश्तों जी। के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचों में ढलते हैं। बस यहाँ पर रिश्तों को शब्दों से रिप्लेस कर दीजिए। तो इस पे दीपांकर जी ने बोला था जी जी। कि ये बहुत सीरियस हो रहा है, और उसके बाद हमें डॉक्स करने की उन्होंने कोशिश की थी, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद यश भरद्वाज जी ने बहुत ही हेल्पफुली कमेंट किया था माइनक्राफ्ट एएसएमआर प्यूडीपाई म्यूजिक फोर्टनाइट हमारी रीच बढ़ाने के लिए, इनका भी इंटेंशन बहुत अच्छा था, हालांकि ये कोई इनपुट नहीं दे पाए थे। उसके बाद एक है चिलगोजा, जिसने लिखा था कि आई वुड लाइक टू लिसन टू हाउ रिलीजन अफेक्ट्स वंस लाइफ। अगर ये आदमी हम लोगों को चाहता नहीं कि हम लोग देश में शांति से रहें। हाँ, इन इनको इनको जैसे दीपांकर जी तो फिर भी हमको डॉक्स किए थे, तो अगर हमारे कोई घर आता तो हम उसको गोली मार सकते हैं कम से कम। अगर रिलीजन पे हमने बोल दिया तो हम स्टेशन से अपना शहर छोड़े नहीं कि हमको मार दिया जाएगा। तो वो हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, उसको बाद में करेंगे जब, शादी ब्याह हो जाए, मतलब थोड़ा हाँ, सेटल हो जाए, जिससे जिससे लेगेसी अपने छोड़ने लायक हो जाए, बच्चे हाँ, बच्चे हो जाए, कुछ जब मरे जीन मुरे, पूल अपना एस्टेब्लिश कर दें धरती के चेहरे पे। एग्जैक्टली जब मनुष्य के सारे कर्म हम कर चुके हो ना, जो जो मनुष्य को करने चाहिए, अपना धर्म निभा चुके हो, कंप्लीशन तक नहीं, काम भर का निभा चुके हो, तब हम ये करेंगे, जिससे हमारे बाद में मरने के बाद परमात्मा ये ना बोले कि तुम लोग तो यार हाफ टिकट कटवा के वापस आ गए, विच इज़ वेरी सैड। कोई बात नहीं। फिर हमने दूसरा एपिसोड किया। दूसरे एपिसोड को आपको अगर याद हो तो हमने किस विषय पे किया था? दूसरा एपिसोड हमने किया था एक बड़े ही एक ऐसे फिनोमेना पे जो कोइंसाइड करता है एक शब्द के साथ जो राइम करता है बंदी के साथ। अच्छा और उसी में अगर आप रोना लगा दें तो फिर उसी पूरे फिनोमेना के ऊपर हमने एपिसोड किया था। अच्छा अच्छा, तो गंदी धोना जैसी किसी चीज़ पे किया था हमने ना। जी जी। अब इसके आगे हम मतलब पॉलिटिकल कारणों से और पीसी कल्चर के कारण नहीं बता सकते किस बारे में था। बंदी होना, ठीक है, कोई नहीं।
तो इन्हों इस पे एक भाई साहब थे, उनका नाम लेना ठीक है नहीं है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने बोला था कि हमसे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नाम की किताब के बारे में हम लोग बात करें। तो पांडे जी, आप तो उसके ऑथर से आपके स्पीकिंग टर्म्स थे एक ज़माने में, तो आप उस विषय पे थोड़ी सी बातें करना चाहेंगे क्या? स्पीकिंग टर्म्स क्या थे, बड़े ही अजीब टर्म्स थे वो। हमारे सपने में आके हमें गरियाते थे, हम उनको वापस गरियाते थे। और जब बड़ा जब ही मतलब जब वो फेमस नहीं हुआ अजीब करते सा। थे, ब्लॉग लिखा करते थे, तब आप उनको ईमेल किया करते थे और वो आपको फीडबैक में रिस्पॉन्स भी दिया, मतलब नहीं आप। नहीं, तब आप उसे द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के साथ वो कोरिलेट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, सटल आर्ट ऑफ। मार्क मैनसन की किताब थी। अच्छा, मार्क मैनसन। तो मुझे, मैं थोड़ा मिस कर गया, मुझे लगा कि आप पावर ऑफ जी जी सबकॉन्शियस जी। माइंड के लेखक से वो तो परिचित थे। काफी ज्यादा मतलब फेमस किताब है। अच्छा अच्छा वो अच्छा। इन सब मतलब छोटी मोटी ट्रिक्स के ऊपर उठ चुकी है, वो कल्ट क्लासिक बन चुकी है। हाँ, वो आजकल नहीं, किसी को भी कूल दिखना होता है तो अपने कमरे में पीछे एक सेपियंस रख लेगा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड्स रख लेगा, एटॉमिक हैबिट जैसी किताबें रख लेगा। एल्केमिस्ट रख लेगा। एल्केमिस्ट का मुझे लग रहा है कल्चरल अपील ख़त्म हो चुका है आजकल, बिकॉज एट अ सर्टन लेवल इट्स एक्चुअली अ गुड बुक इफ़ यू थिंक अबाउट इट, लेकिन इट्स हाँ, नॉट गुड गुड। बुक का आदमी फिर ना मतलब ना, क्लाउड के लिए नहीं यूज करता यूजुअली। इट्स नॉट गुड फॉर द रीजंस पीपल थिंक इट इज़ गुड। हम लोग अल्केमिस्ट को भी डिस्कस कर सकते हैं, बट वी विल डू दैट इन अ फ्यूचर पॉडकास्ट, क्योंकि अभी हम लोग, मैं, आपने कब पढ़ी थी अल्केमिस्ट? भाई हो गए कम से कम 7-8 साल हो गए। आपको 8 साल हो गए, मैंने शायद 9वीं में पढ़ी थी अल्केमिस्ट। हाँ तो आपको भी मेरे ख्याल से 10 साल हो रहे हैं उस बात को। क्यों आप मेरी एज बता रहे हैं साथ ही पब्लिकली? में पढ़े थे। साथ ही में साथ ही पढ़े में थे, एक पढ़े ही किताब थे थी, हम वही लोग। एक किताब हम दोनों ने पढ़ी थी सेम टाइम पे। खैर, हम्म। तो इसको इस बात, कभी किताब वाली बात को जाने देते हैं, और भी किताबें हैं। मेरा बहुत दिली सपना है कि हम लोग डसाई ओसामू की किताबों के बारे में बात करें, लेकिन पाणे जी के पास समय नहीं है अभी इतना कि वो पढ़ सकें ऐसी किसी किताब को, क्योंकि उनकी भाई देखिए, तेज़ी से जो किताब जो पढ़ने की एबिलिटी किताब जा नस चुकी। कटने और काटने के बारे में। नस कटने के बारे में हाँ नहीं हाँ, है और वो जो किताब भाई साहब, उसको नासपीटे जब पढ़ लेते हैं तो ये हो जाता है। खैर, उसकी भी एक लंबी कहानी है, वो आगे। हेलो भाई साहब। हाँ हाँ, सुन हाँ रहे हैं हाँ, सुन रहे हैं। मुझे लगा मेरी श्रुति में कुछ हानि हो रखी है, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद कोई भाई साहब बोलते हैं कि बहुत सही बोला, आचा पांचा, वोक फेमिनिस्ट, बहुत गाली दिया इन्होंने, मिसोजिनिस्टिक प्रतीत होते हैं। छोड़िए, नाम क्या है इनका? इनका नाम नहीं डॉक्स करना चाहता हूँ मैं। वैसे भी कोई भी कमेंट सेक्शन में जाके तो पढ़ ही लेंगे। राइम करके बता दीजिए। ब्लपनिल बिवारी जैसा कुछ नाम है इनका। वेरी वेरी मतलब वेग नाम है, हम सपने में भी नहीं गेस कर सकते कौन हो सकता है ये। है ना? खैर, जी जी। इन्होंने बोला उसके बाद एक और दूसरे कमेंट में कि वेरी रियली लव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक रिव्यूइंग एंड अमेज्ड टू सी द एफर्ट साचा पाचा लौड़ा संचुत प्रधान कुछ भी। फिर इन्होंने महाभारत और रामायण के बीच के कंट्रास्ट की बात की कि इसके बारे में आप बात कर लीजिए। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है टॉपिक, तो इसको हो सकता है आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें। फिर इन्होंने रैंडम शिट और देखिए, आगे अगर आज लिखी। इसको आप डिस्कस करना चाहें हाँ, तो गीता को डिस्कस करना तो पड़ेगा क्या? जी हाँ बिल्कुल। माफ, गीता को उसके मैंने। बारे में अभी मेरे ख्याल से हम इतना कल्ट क्लासिक स्टेटस नहीं अचीव कर चुके हैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू कि अपनी बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ ऑल टाइम को ड्रॉप दुनिया को, करें हाँ, पब्लिक के ऊपर। दुनिया को दिखा दे। फिर उसके बाद जी है। जी। अ, लेकिन उसके अलावा भी हाँ ये रामायण महाभारत के ऊपर अभी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते उसके सिलसिले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखने को मिली। हाँ। अगर आप चाहें तो इस पर हम लोग थोड़ी देर रुक के परिचर्चा कर सकते हैं। नहीं नहीं, अभी आगे आगे आएंगे, हम इस पर वापस आएंगे, इसको आप दिमाग में रख लीजिए इस बात को। फिर इन्होंने धर्म के सच्चे मतलब को डिस्कस करने के बारे में बात की है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वही वाला एग्जाम्पल सुनना चाहते हैं जो मैं 70 लोगों को दे चुका हूँ, कि शेर का धर्म है कि वो शिकारी को मार के खा जाए जिससे उसके बच्चे जिंदा रहें, शिकारी का धर्म है कि शेर को मार के खा जाए जिससे उसके बच्चे जिंदा रहें। तो दोनों अपना धर्म का काम कर रहे हैं, कोई इन दोनों में धर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। ऐसा ही कुछ मैं एग्जांपल दूंगा। खैर, फिर इन्होंने कम्युनिकेशन गैप के बारे में बात करने के लिए बोला है हमको, और वॉइड्स इन अ रिलेशनशिप जैसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए बोला है पांडे जी। क्या है ये? क्या मतलब साइकाइट्रिस्ट समझ लिए हैं क्या मेंटल इलनेस वाले के बारे में? मतलब वो हमारी नी स्पेशलिटी नहीं है भैया। हम लोग
लोगों को पढ़ सकते हैं, हम लोग दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना तेज नहीं है भाई। फिर लॉस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जब मैं बोल रहा हूँ हम लोग इतना तेज नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ जिससे हम्बल मैं दिखूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम लोग इस मामले में काफ़ी तेज हैं। खैर, लास्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में उतना इन्होंने भी बात तेज की। नहीं है जितना समझ रहे हैं। लॉस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में इन्होंने बात करने के लिए की थे। पांडे जी, आपने अपना स्नातक किया है, इन चिलगोज़ों को ये बता सकते हैं आपकी स्नातक क्या होता है, और उसके बाद इन चिलगोज़ों को ये बताइएगा कि चिलगोज़ा क्या होता है। ग्रेजुएशन ही होता है भाई। और चिलगोजा असल में उत्तर भारत में पाए जाने वाला पेड़ का बहुत छोटा सा एक फल नुमा चीज होती है, हम्म, जिसकी इतनी भी औकात नहीं होती कि उसको ढंग की चीज़ों के साथ कंपेयर किया जाए। तो अगर आपको किसी को बेइज्जती की पराकाष्ठा पे पहुंचाना है, मतलब आप बेइज्जती करने के लिए उसको माँ बहन की गाली दे चुके हैं, उसके परिवार को गरिया चुके हैं, उसके सामर्थ्य के पौरुष को गरिया चुके हैं, हर तरीके से उसकी ऐसी तैसी कर चुके हैं, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको उसे तिल चिलगोजा बोलना चाहिए। और बहुत लोग चिलगोज़ा को नॉर्थ इंडियन डायलेक्ट के शब्द चिलगोजर से कंपेयर कर देते हैं, जो कि एक प्रकार का मिलीपीड कीड़ा होता है, लेकिन हम लोग क्लियरली चिलगोज़ा बोलते हैं, ना कि चिलगोजर। तो खैर, लॉस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने बात करने के लिए बोला है, क्योंकि आपका स्नातक है हिस्ट्री में, और भूतकाल की बातें करना आपको पसंद भी है, तो इस पे भी हम काफ़ी चर्चा कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि लॉस्ट जो शब्द लगा दिया है ना उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया के आगे, इससे बहुत ढेर सारी ऐसी टेरिटरी में हम लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई कंसेंसस नहीं है हिस्टोरियंस में, और अगर है भी तो कंसेंसस, और यहाँ पे मैं हिडन एक है। छोटा सा ट्रूथ बॉम्ब इनके ऊपर गिरा ड्रॉप करना दीजिए, गिरा चाहूँगा। दीजिए, गिरा दीजिए। देखिए, बहुत ही खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जिसे आप लॉस्ट हिस्ट्री कह रहे हैं और जिस पे आप हमारा ओपिनियन सुनना चाहते हैं, वो ए लॉस्ट है, उसको कोई नहीं जानता। लेमाओ। तो उस पर परिचर्चा होना संभव ही नहीं है। जिसको आप समझ रहे हैं कि कोई एक ऐसी छुपा के रखी, दबा के रखी हुई चीज़ है इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में, जिसे प्रोपेगेंडा कारणों से बाहर नहीं निकाला जा रहा है, अगर वो आपका इंटरप्रिटेशन है लॉस्ट हिस्ट्री तो वो का, तो हिडन हिस्ट्री हाँ, इसी बोलेंगे ना प्रकार उसको। की हिस्ट्री, तो उसे हिडन हिस्ट्री भी क्या, मतलब उसे डेलिबरेटली हिडन हिस्ट्री कहेंगे। हाँ। एक बड़ा ही मतलब नॉलेज के साथ छुपाई हुई हिस्ट्री। लॉस्ट हिस्ट्री को तो और मैं बोलूँगा कि जो जैसे भी नालंदा के साथ जला अनफॉर्चुनेटली, दी गई हो, ख़त्म हो गई हो, उसको कहाँ आप वापस ले आ जी पाइए। जी जी जी, यार भाई ने मतलब एकदम जो एकदम बॉनफायर पार्टी बना दी किताबों की। अरे, उसकी उनको बात पता अगर नहीं कर रहे किताबों हैं से तो कुछ वो इशू जल रहा के होगा। राख हो चुकी है। उनको किताबों से कुछ इशू रहा होगा। भाई अब जो आदमी पढ़ना नहीं जानता उसके लिए तो फिर भाई उसके लिए किताबें फ्यूल ही हैं। हाँ, बात तो सही है। और भी मतलब इकलौती ये लाइब्रेरी नहीं है मेरे हिसाब से जो जली है, और भी दो चार रोमन लाइब्रेरीज भी जला दी हैं इन लोगों ने। नॉलेज भाई नष्ट देखिए, करना लाइब्रेरी जलाना लोगों की, बारबेरियंस का ये हमेशा से एक वो रहा है स्टेपल। अगर आप कूल बारबेरियन बनना बारबेरियंस चाहते का भी हैं। नहीं जानते हैं, ये कूल बारबेरियन का और ही इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड लोगों के लिए भी हम्म, एक बहुत ही इफेक्टिव हथियार होता है अनकर्ड पीपल की पूरी तरीके से बैकबोन तोड़ डालने का। हम्म, क्योंकि नेचर के दो एलिमेंट्स होते हैं जो एक लिखे हुए हैं, जो जनरेशन को पास किए जा रहे हैं बुकिश नॉलेज के थ्रू, हम्म, और जो एक लिव्ड एक्सपीरियंस के थ्रू पास किए जा रहे हैं। लिव्ड एक्सपीरियंस के थ्रू जो कल्चर पास किया, कल्चर मोर और लेस कई फॉर्म्स में कल का भी आज एग्जिस्ट करता है और आज से 5,000 साल का भी एग्जिस्ट करता है। उसे मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो रिटन कल्चर है, जो लिखा गया है, उसकी हत्या कर देना किताब जलाने जितना आसान है। और किताबें कोई भी जलाना आसान है क्योंकि किताबें जमाने का आसानी से जल जाती कॉन्करर, हैं। जी हाँ, जो पुराने जमाने के कॉन्करर इसीलिए किताबों को जलाने के पीछे बहुत पड़े रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार वो खत्म हो जाता, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ब्रिटिशर्स ने इसी का अगला लॉजिकल स्टेप किया, वो किताबें नहीं जलाए, उसे डिस्टॉर्ट करने पे उतर रहे। आपकी उस आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन को अगर खोलने की बात यह, कट पिट के आ रही है, तो थोड़ा अपनी पिछला पॉइंट को दोबारा बोलिए, और थोड़ा माइक एडजस्ट करके देखिए तो कुछ हो सकता है। हम कह रहे हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स ने जी। इसका स्टेप ले लिया कि उन्होंने किताबें जलाने के बजाय हिस्ट्री को ही डिस्टॉर्ट कर डाला अपने ट्रांसलेशंस में। क्लासिक। आर्थर विंसेंट स्मिथ नाम के एक आदमी थे, हम्म, बेसिकली गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट हम्म, ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन हर हर काल के सिविल सर्वेंट्स के उनके भी टट्टे उनके लंड से बड़े हो चुके थे। ओहो हो।
तो इसीलिए उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री लिखने का एक बीड़ा उठाया, जिसमें अलेक्जेंडर की इन्वेजन का पार्ट 1/3 था पूरे में। यानी कि जो इवेंट 2500 साल की इंडियन, कुल प्री हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी मिला के पिछले 10,000 साल की इंडियन हिस्ट्री का दो हिस्सा भी नहीं था। 18 महीने के लिए अलेक्जेंडर भारत में रहा, उसको उस बंदे ने 1/3 पार्ट बना दिया पूरी किताब का। तो इससे ज़्यादा डिस्टॉर्शन आप अगर कहीं देखना चाहते हैं तो शायद ही कहीं मिले हिस्ट्री राइटिंग में। वेल यू नो, और जो भाई साहब, कौन भाई साहब थे फिर लॉस्ट हिस्ट्री के बारे में सुनिए, ये वही स्वप्निल बुआरी। हाँ हाँ, वही वही। तो स्वप्निल बुआरी जी को मैं कहना चाहूँगा कि जिसको आप लॉस्ट हिस्ट्री समझ रहे हैं, बस थोड़ा ढूंढना मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा और आँख खोल के अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको दिख जाएगी, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे डिस्टॉर्ट करने का ही काम किया है। जो बात के मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जिनके नाम पे आज की आपकी पूरी स्कूल बुक्स चल रही हैं, रोमिला थापा झा, राम शरण शर्मा, ये बिपिन चंद्र बंधु, ये सब के सब जितने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, लेफ्टिस्ट लीनिंग, उन्होंने भी काफी हद तक हिस्ट्री को है, जो एंटी नेशनल तो नहीं कहा जा सकता इसे, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा है। अपोलोजेटिक क्यों है, इस पे एक दूसरा पॉडकास्ट बनाया जाएगा, क्योंकि अब हम लोग ज्यादा ही घुस रहे हैं। तो दूसरा बनाएंगे फिर उस तो पर। वही बात है कि हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज़। तो बोल रहे थे आप कि दूसरा पॉडकास्ट बनाएंगे देखिए अपोलोजेटिक हिस्ट्री पे। खैर ये तो मार्क्सिस्टों की या कम्युनिस्ट की हमेशा से रही है, उनको घोल के पिलाया गया है, पिलाया गया नहीं पिलाया गया डिपेंड करता है, कम्युनिस्ट टू कम्युनिस्ट डिपेंड करेगा। मार्क्स के ओरिजिनल व्यूज़ तो ये थे कि पिटलाया ही गया है, देखिए, क्योंकि रिलीजन इज़ द ये जो ओपियम ऑफ पूरी द मार्क्सिस्ट मासेस, विचारधारा है, और मासेस के रिलीजन को अटैक करना जरूरी है कम्युनिज्म के प्रोपोगेशन के लिए। तो उसको ऐसा फंडामेंटल लेवल, अगर बच्चों को यंग पकड़ लो तो बहुत इजी होता है, छोटे बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट करना इजी होता है। तो दैट इज़ द आइडिया हियर। बिल्कुल सही बात है। तो इस पे एक दूसरा पॉडकास्ट ही बनाना पड़ेगा किसी दिन। ये काफ़ी एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव टॉपिक है, और ये काफ़ी हैवी टॉपिक है, क्योंकि आपको अगर ऐसा लगता है ना कि एक तरफ से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जाता है, तो आपने अभी दूसरी तरफ वाले लोगों को देखा नहीं है। जो अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। खैर ये हमारी ग्रेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पार्ट है, प्रोपेगेंडा वॉर्स, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे उस दिन जिस दिन हम लोग इस बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। खैर उसके बाद एक और भाई साहब है जिन्होंने बोला है कि फेमस 5 बुक्स पे भी वीडियो बनाइए। और फेमस 5 बुक्स के बारे में मुझे सिर्फ अभी तक एक फैक्ट याद है, मैंने 87 किताबें पढ़ी हैं शायद उसकी, 87 27 पता नहीं, मेरे लाइब्रेरी में स्कूल की जितनी भी थी मैंने सारे पढ़ रखी हैं। और मुझे बस एक फैक्ट याद है उन किताबों हम्म, के बारे में, कि उनमें एक कैरेक्टर थी जिसका नाम जॉर्ज था। या तो वो जो या असल तो में अपने आप को लड़का बनना बहुत पसंद करती थी, उसका असली नाम जॉर्जिना था। अब पता उसके नहीं बाप एक साइंटिस्ट थे, बड़े ही सालिम किस्म के। अब मुझे इतना इतना नहीं याद है, आपको याद है, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैंने इसकी सारी किताबें जबकि पढ़ रखी है फेमस 5 की, तब भी मुझे इतना 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 नहीं याद है। मैंने कुल 3 किताबें पढ़ी हैं इसकी। मेरे पास बहुत खाली टाइम था, मैंने हार्डी बॉयज़ भी बहुत पढ़ रखी है, हालांकि वो चलिए हार्डी उसको बॉयज मैंने कभी नहीं पढ़ी। कभी नहीं पढ़ी। और नैन्सी ड्रू, ना अगाथा क्रिस्टी पढ़ी। अगाथा क्रिस्टी नहीं पढ़ी। वैसे अगाथा क्रिस्टी अगर आप लोगों को पता हो ना पता हो, मुझे जैसा लगता है अगाथा क्रिस्टी पल्प फिक्शन जब चलता था तब के टाइम की राइटर थी। तो जैसे नहीं हमारे यहाँ सुरेंद्र मोहन पाठक हैं जो डिटेक्टिव विजय वाली कहानियाँ लिखते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो रेलवे हम्म। स्टेशन पे जाके खरीदी और पढ़ने लगे, और अगले स्टेशन पे उतरने से पहले ख़त्म हो गई बढ़िया सी कहानी। तो वो पल्प फिक्शन वाले टाइम के ऑथर हैं। तो अगाथा क्रिस्टी की किताबों में क्वालिटी में बहुत वेरिएंस है। तो कुछ किताबें उन्होंने क्लियरली फॉर मतलब ट्रेन जर्नीज ऐसे लिखी हैं कि हाँ उतने में आदमी पढ़ के खुश हो जाए। और फिर कुछ कहानियाँ हैं जो क्लियरली बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, जिसमें उन्होंने अपना एक्चुअल लिटरेरी टैलेंट दिखाया है। तो ये डिस्पैरिटी नोटिस करने के बेसिकली लिए उन्होंने एक बॉलीवुड डायरेक्टर का काम किया है, जो आर्ट फिल्म्स बनाता है अपनी खुशी के लिए और कमर्शियल फिल्म्स बनाता है पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल सच बात है। और अगर आपने एक सर्टेन सैम्पल साइज से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं अगाथा क्रिस्टी की, तो ही आप ये पैटर्न नोटिस कर पाएंगे। अगर आपने सही में पैटर्न नोटिस किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन मुझे बताइए, मैं भी देखना चाहता हूँ। खैर फिर इन्होंने लिखा है कि आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, यहाँ से वो आया था।
तभी हमने उस दिन बात की थी इस बेटर बारे में। लाट ऑफ नॉट गिविंग द फक के जो ऑथर हैं मार्क मैनसन साहब, हम्म। वो आज से मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले एक स्ट्रगलिंग ब्लॉगर थे। हम्म। उनके पास साइकोलॉजी की डिग्री थी, लेकिन उन्होंने एक श्रिंक बनने का काम न चुनते हुए अपने आप को एक वकाली फ्यूचर रॉक स्टार के रूप में प्रयुक्त करने की पूरी ठान ली अपनी योजना, हम्म। जो एविडेंटली आज काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है, क्योंकि इंडियन और फॉरेन दोनों जगह पे बहुत उनकी इज्जत है। हम्म। एक तो उनकी देखिए, बुक रिव्यू में ना घुसते हुए उनकी राइटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा यूनिक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक पब्लिक से एंगेजिंग डायलॉग बनाने की स्टाइल बहुत पुरानी है। हाँ, लेकिन जैसे वीरदास कॉमेडी में एक बड़ा ही फ्रैंक एलिमेंट लेके आए इंडियन कॉमेडी में, वो काम मार्क मैनसन ने सेल्फ हेल्प और मोटिवेटिंग किताबों में किया। उसको आप अगर एक नज़र में उठा के पढ़ डालेंगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिव मोटिवेटिंग किताब नहीं लगेगी, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कन्वर्सेशनल टोन। नहीं उस वो हिसाब से वो बड़ी मतलब क्रैश किताब लग सकती है आपको कि ये आदमी मुझे मोटिवेट कर रहा है, बोल रहा है तुम जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, बेसिकली आपका बेस्ट फ्रेंड दूसरा रूप लेके आ गया है। लेकिन जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे उसमें घुसेंगे, तो फिर आपको उसकी राइटिंग स्टाइल धीरे धीरे आपके ऊपर ग्रो करेगी। इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। इफ़ आई मे इंटरप्ट हियर, कहने का तात्पर्य कुछ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मुंह में राम, बगल में छुरी तो है, लेकिन वो छुरी आपको छेप काट के खिलाने के लिए है, ना कि आपको मारने के लिए। मोर और लेस। उसके बाद एक है हमारे भाई साहब लू मॉर्निंग स्टार। वो बोलते हैं कि आई डिड नॉट नो दैट फेमिनिज्म हैड फकिंग वेव्स। ना ही किसी भी ढंग की चीज में वेव्स होती हैं, बिना वेव्स के समुंदर नहीं चलता है। बट क्या समुंदर आर्यंस चलता है? भी आर्यंस भी वेव्स में ही आए थे, होपफुली। होपफुली नहीं, डेमोन्स्ट्रेबली। बट उस पर भी लोगों को बहुत दिक्कतें हैं। तुल्य मची रहती है। खैर, अब आते हैं हम लोग वापस से, हमने बोला था ना एक बुक मार्क लगा देते हैं महाभारत और रामायण के बीच के अंतर का। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हल्का सा, ठीक है। तो महाभारत और रामायण में मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, महाभारत में ग्रे कैरेक्टर्स हैं, रामायण में ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स हैं। रामायण में हर इस कैरेक्टर चीज पे मैं रामायण में हर कैरेक्टर अपना पर्सनल धर्म फॉलो करता है और अपने में परफेक्ट होता है, और उनके धर्म के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। महाभारत में भी लोग कोशिश करते हैं अपना पर्सनल धर्म फॉलो करने के लिए, लेकिन उसको टू अ टी नहीं फॉलो कर पाते, और कॉन्फ्लिक्ट उसकी वजह से आता है। आपका क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, ये तो फिलोसफिकल डायमेंशन हो गया इस पूरे सवाल का। जी। अगर आप हिस्टोरिकली इसे देखें तो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन निकल आती है। बताइए बताइए, ये मैं सुनना क्योंकि चाहूँगा। हमें ये बताया गया है कि रामायण प्लेस हुआ है त्रेता युग में। जी। त्रेता युग के अंत में, और महाभारत हुआ है द्वापर युग के अंत में, हम्म। कलयुग के स्टार्ट होने के जस्ट पहले। हम्म। ये तो हमारी माइथोलॉजिकल टाइम कीपिंग का एक नमूना है। जी। अगर हम एक अपनी हिंदू माइथोलॉजी की पूरी टाइमलाइन बनाएं तो इसमें रामायण काफी पहले आता है, कई लाख साल पहले। जी। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो आपकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन है, क्योंकि जब भी हम किसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को देखते हैं, फिक्शनल नॉन फिक्शनल कुछ भी, हम्म। तो हम उसके जिस हिसाब से उसकी लैंग्वेज है, जिस चीज़ों के बारे में, स्ट्रक्चर्स के, टाउन्स के बारे में बात की गई है, हम्म। जिन आइडियाज़ की बात की गई है, जिन जगहों की बात की गई है, उसके आधार पे हम उसकी डाउन टू 1 सेंचुरी करेक्टनेस तक एज बता सकते हैं। हम्म। इस आधार पे कई लोगों को ये जान के थोड़ा अचरज हो सकता है कि महाभारत पहले लिखी गई है। ऐसा हो सकता है। मुझे मुझे ऐसा कोई हो सकता है नहीं, ऐसा अचरज बहुत ही लाइकली है, और मुझे अचरज नहीं होता इस बात पे बहुत। ऐसा बहुत ही प्रूव किया जा चुका है, क्योंकि जो आपकी महाभारत थी जी। उसका ओरिजिनली नाम जय था। जी, ये तो फैक्ट है। और ये असल में महाभारत का एक इंटरप्रिटेशन ये लिया जाता है कि इसका नाम महाभारत इसलिए है क्योंकि ये भारतों का एक ट्राइब हुआ करता था, जिसके नाम पे भारत देश का नाम रखा गया है। ये वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन है जी, बिल्कुल सही बोल। जी। और उन्हीं भारतों के ऊपर ये किताब लिखी गई थी, और भारत
जो ट्राइब था वो इंडिया में बसने वाले पहले ट्राइब्स में से एक था। तो इस ट्राइब को प्लेस किया जाता है मेरे ख्याल से 1500 से 1000 बीसी के आसपास। उस हिसाब से महाभारत इनके एक पारिवारिक मसले के बीच में हुई कहानी का एक सेमी फिक्शनल अकाउंट है, जी नॉट नेसेसरली इन्वॉल्विंग द सेलेस्टियल वेपन्स इन्वॉल्व्ड। जी। लेकिन उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि ये स्टार्ट हुआ था मात्र 24,000 श्लोकों से। जी यहाँ भी मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, क्योंकि ये कई सोर्सेस तो बोलते हैं कि सिर्फ 8,000 श्लोकों से स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये ओवर द कोर्स ऑफ लगभग 1,000 साल बढ़ते 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 1 लाख श्लोकों तक पहुंच गए, बाय विच पॉइंट इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एपिक। तो जो आपका रामायण है वो ये जो ऑलमोस्ट ये जो सर्टेनली। आपने अजीब से तरीके से बोला है ना कि गिलगमेश एंट गॉट शिट ऑन दिस, ये मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं दोबारा भी बोल दूंगा उसको, गिलगामेश एंट गोना शिट ऑन दिस। जी फिर जो आपका रामायण है वो कंपैरेटिवली काफी लेट लिखा गया है, और उसको कंपाइल भी कंपैरेटिवली कम समय में किया गया है, लगभग 500 से 600 साल में। अगर और आप इसको पढ़ें दोनों किताबों को, जी तो ये एक बहुत ही ले रीडर को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि महाभारत बहुत ही ज्यादा वेरिड किताब है। नहीं, एक उसमें एक आचा और पाचा इधर उधर की भांग घोषणा करके बहुत ज्यादा बातें की गई हैं। नहीं नहीं, एक और बात लोगों एक को पूरी रनिंग। मैं थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ये बहुत लोगों से मिस हो जाती है। तो लोगों को यूजुअली ऐसा लगता है कि जितनी पुरानी किताब है उतना ज़्यादा लोगों को पता होगा, बट दिस इज़ वेरी काउंटर इंटुइटिव, क्योंकि जितनी पुरानी किताबें हैं उतना हो सकता है कम चांस हो लोगों को पता होने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 1850 के दशक की किसी किताब के बारे में बात करूं जो कि किसी रैंडम आदमी ने पब्लिश की है, और अगर मैं डैन ब्राउन की बात करूं जो कि 2000 के दशक के रैंडम आदमी ही हैं, तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि लोग डैन ब्राउन के बारे में ज़्यादा जानते हैं और 1850 के जर्मन ऑथर्स के बारे में कम जानते हैं। तो बल्कि जिनकी बात मैंने की, विंसेंट आर्थर स्मिथ, जिन्होंने अलेक्जेंडर के ऊपर एक तिहाई किताब लिख दी, जी वो 1850 की ही किताब है। हाँ, तो ऑब्वियसली तो लोगों को उसके बारे में भी नहीं पता होगा। एंड ऑल्सो पॉइंट बीइंग, रामायण वॉज एक्सटेंसिवली ट्रांसलेटेड एज कम्पेयर टू द महाभारत। तो हम्म उसका प्रेवलेंस जो है, अगर आप बहुत ध्यान से हमारे दुनिया के नक्शे को उठाएं और उन उन जगह पे पेंट कर दें जहाँ जहाँ रामायण या उससे सिमिलर मिथ्स एग्जिस्ट करती हैं, उनका अपना वर्जन, उनका अपना वेरिएंट, पूरी की पूरी साउथ ईस्ट एशिया, पूरी की जापान, पूरी, चाइना, हाँ, ये पूरी एरिया रंग अफगानिस्तान, जाएगी। सेंट्रल एशिया। टेक्निकली स्पीकिंग दुनिया का 1/3 से 2/3 हिस्सा या आधा हिस्सा रंग जाएगा। तो भगवे में। दैट इज भगवे भगवे में नहीं रंगेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरी बात को कि ये जस्ट बिकॉज कि एक मिथ को या फिर एक कहानी को ट्रांसलेट कर दिया गया, इट लेड टू अ वेरी ह्यूज वाइड स्प्रेड ऑफ द स्टोरी। और अनदर थिंग, जैसे जिसको शास्त्रों में कहा गया है रीसेंसी बायस। तो कोई भी चीज़ अगर हम्म रीसेंट होती है तो उसकी तरफ लोगों का बायस होता है। अगर आप 4 एनिमे देखते हैं तो आपने जो पहला एनिमे देखा था आपको थोड़ा फीका लगेगा आखिरी जो एनिमे देखा था उसके कंपैरिजन में। हालांकि अगर आप दोबारा देख लें पहला एनिमे तो आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है, फिर आपको वो ज़्यादा अच्छा लगने लग। नॉट द पॉइंट। द पॉइंट हियर इज़ कि जो भी बुक बाद में लिखी गई है चांसेस ये हैं कि वो ज़्यादा प्रेवलेंट होगी। वो भी बात है, और एक मैं जो बात करने जा रहा था थीमेटिक कंटिन्यूटी की, तो जी महाभारत में इधर उधर करके बहुत बातें की गई हैं, हाँ, ये बहुत सारे लोगों की कहानी है, जी और वो एज अ स्टोरी टेलिंग मेथड कई बार एक अलग टेंजेंट पे जाके एक आदमी के ऊपर फोकस करके उसी के ऊपर उल्टी करने लग जाता है। तो बिल्कुल। भले ही वो बहुत ही ग्रैंड स्केल पे लिखी गई कहानी है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आदमी में थोड़ा बूता चाहिए। इस मामले में रामायण के पास बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वो, एक जैसा आदमी कि की नाम ही कहानी। सजेस्ट करता है, ओनली एक आदमी की कहानी है। वो सिर्फ और सिर्फ राम जी के ऊपर फोकस्ड है, उनके पैदा होने के पहले के सर्कमस्टांसेस, उनकी ज़िंदगी, उनका बचपन, उनकी शादी ब्याह सर्कमस्टेंस, उनकी लड़ाई, उनका रूल, उनका आफ्टर रूल,
स्वर्ग सिधार गाना, उनका वैकुंठ धाम को निकल जाना, जो भी है राम जी से ही कनेक्टेड है मोस्टली 90% ऑफ द टाइम। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो स्टोरी ब्रांच नहीं करती, उसके किरदारों की और कहानियाँ नहीं हैं, तो वो बिल्कुल हैं। द पॉइंट इज़ कि वो शास्त्र पहले ही सॉलिडिफाई हो गया था बिफोर ऑल ऑफ दिस एडिंग कुड बी डन, विच वॉज नॉट द केस विद महाभारत। उसके सॉलिडिफाई होते 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 उसमें बहुत एडेंडम्स आ गए थे। अब हालांकि बहुत एडेंडम्स आ गए। रिलीजियस फैनेटिक लोग होंगे जो आके हम लोग को गाली देंगे कि अरे तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो। तो बोल तो मैं उनको ऐसा भी सकता हूँ कि शिव जी का कॉन्सेप्ट वेदों में नहीं एग्जिस्ट करता था, और इट इज़ एन अमालगमेटेड कॉन्सेप्ट, और मैं अपने आप को बहुत शैव आदमी मानता हूँ, और मैं ये बात बोल रहा हूँ। और पैलेस वर्शिप, जो शिवलिंग के वर्शिप का मोड होता है, वो ऑलमोस्ट सर्टेनली हमने, अगर हम अपने आप को बाहरी आर्य समझें तो हमने इंडिया के नेटिव ट्राइब से ही उठाया है। अरे पूरा शक्तिज़म और ये जितना काल वर्शिप है, पूरा का पूरा ये जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ये वर्शिप करता था तंत्र को, तंत्र वाला जो जितना पार्ट था, शक्ति की वर्शिप थी, ये सब का सब उठा के उसी एक सेक्ट में अमालगमेट कर दिया गया। लेकिन फिर वही और बात है, अगर आज आप ये बोल दीजिए तो और अगर 70 लोग चढ़ अल्ट्रा जाएंगे। रिलीजियस लोगों की अभी भी झाड़ में फायर हुई हो, तो एक लास्ट आग में घी और ये डाल देते हैं कि जो आपके 4 वेद हैं, जी। उसमें से जो लेटेस्ट और सबसे नया लिखा गया है यजुर्वेद, आग बत गिराइए। वो भी अपने आप में काफी हद तक मतलब नॉन आर्यन ट्रेडिशन से और इंडिया की नेटिव ट्राइब से इंस्पायर्ड है। अरे मत डालिए घी भाई साहब, इतना घी मत डालिए लोगों के। क्योंकि उसमें जितने भी मैजिक की बात की गई है, जितने भी सॉल्यूशंस की, जितने भी तंत्रों की बात की गई है, वो सब के सब ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इंडिया से ही इंडिया से ही उठाए गए उठाए हैं, गए। वो ओरिजिनल वैदिक पार्ट्स का हिस्सा नहीं है। खैर, एक बार में लोगों को इतना ही ऑफेंड कर सकते हैं हम। खैर नहीं, इसको ऑफेंड होने के लिए दरअसल में बात यह है ना कि, लेकिन बहुत बड़ी डेमोग्राफिक है जिन्होंने वेदों के बारे में सिर्फ उनको पता है चारों वेदों के नाम, किसमें क्या है ये पता है, और एग्जैक्ट कंटेंट्स। किसमें क्या है ये तो बहुत ही कम लोगों को पता है फिर भी। हाँ लेकिन फिर भी मतलब इनको मोर और लेस यही आइडिया है कि अच्छा इसमें इस बारे में बात की गई, उस बारे में बात, क्या बात की गई, कैसे की गई है, 90% लोगों को नहीं पता। उनको बस लगता है कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ है, दूर से देखो इसको, तो वो ऑफेंड हो जाएंगे। यहाँ हाल पे मैं अपने आप को भी करेक्ट करना चाहूंगा, मैंने यजुर्वेद को अथर्ववेद के साथ कंफ्यूज कंफ्यूज कर कर दिया। दिया। मैं वही आपको पीछे चैट में लिख के भी भेजने वाला था लेकिन हम्म क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल गए, मैंने आपको पॉइंट आउट नहीं किया। खैर, तो वही कि मतलब सबसे लेटेस्ट अथर्ववेद लिखा गया है और वो 90% मतलब मैजिक और रिचुअल्स पे ही बेस्ड है। और अगर आप ध्यान दें कि आर्यन कहाँ कहाँ गए थे, तो आपको ये बात बहुत हम्म अच्छे से समझ में आएगी कि सिर्फ यहीं पर ये क्यों है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ की वो एग्जिस्टिंग नेटिव से लिया गया था। खैर, तो नहीं नहीं तो पूरी दुनिया में कंसिस्टेंसी होती इस तरह के शैमानिक या हम्म उस तरह के ट्रेडिशंस में। नेवरदलेस नॉट द पॉइंट। द पॉइंट बीइंग कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या है, और वो लोग बहुत तेज़ी से ऑफेंस लेने आ जाएंगे कि अरे तुमने कैसे इसे बोल दिया। ऐसे लोगों को मैं बोलना वेद चाहूँगा, तो अपौरुषेय है। नहीं नहीं, ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि जाइए ऋग्वेद का आप गूगल कर लीजिए, ढूंढ लीजिए जैसे आपको मिलते बनता हो, और आप ये पता करिए कि इंद्र के नौकरों को क्या बोला जाता था, और उसके बाद आप आके मुझसे बात करिएगा या गाली दीजिएगा। बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाएगी। स्पॉइलर स्पॉइलर अलर्ट, उनको रुद्र बोला जाता था, और आजकल हमको पता है हम्म रुद्र शब्द का सिग्निफिकेंस हमारे मॉडर्न इवॉल्व कल्चर में क्या है। छोड़िए, मुझे लग रहा है मिट्टी के तेल में ज़्यादा गिरा रहा हूँ। खैर वापस आते हैं महाभारत रामायण में। तो अभी आपने हम्म हिस्टोरिकल और लिंग्विस्टिक जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसका इंटरप्रिटेशन हमको बताया। अब हम थीमेटिक एनालिसिस पे आते हैं, जिस पे मैं शुरुआत में थोड़ा जाना चाह रहा था, जिससे आप इतना तेल ना उड़ेल दें, लेकिन अब आपने उड़ेल ही दिया है तो ठीक है, हम भी कुछ हम्म, ऐड करते हैं उस तेल में। तो हम आते कपूर हैं, लेके कूद जाते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा कपूर उठाते हैं, और हम लोग कूदते हैं थीमेटिक एनालिसिस में। तो रामायण के थीम्स अगर आप देखिए तो आपको बहुत क्लियरली ये बात समझ में आएगी कि रामायण इज वेरी आइडियलिस्टिक टेक्स्ट इन इट्स एसेंस। हर चीज़ हम्म बहुत, हर कैरेक्टर के मोटिवेशंस बहुत आइडियल होते हैं, हर कैरेक्टर एक्ट करने की कोशिश करता है इन आइडियल वे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि अगर हम इसको यूज़ करते हैं एज अ टूल अपने बच्चों को सिखाने के लिए, तो उनमें हम अच्छी भावनाएं इस तरह की वो कर सकते हैं कि अपना भला ना देख के तुम वो करो जो सही है, विच इज़ ऑलवेज अ हम्म गुड थिंग। बट महाभारत को लेके आप यही सेम चीज़ नहीं कर सकते,
क्योंकि महाभारत को आप एट बेस्ट एडोलेसेंस के बाद ही लोगों को समझाना शुरू कर सकते हैं। नहीं तो बहुत अनर्थ हो सकता है, क्योंकि महाभारत में हर आदमी वंस इन अ ब्लू मून अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करता है, और अगर सेल्फ इंटरेस्ट पे जो और लोग हर आदमी काम करता है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस रूल का एक्सेप्शन हो। नहीं, और अगर एक्सेप्शंस हैं तो वो भी ऐसे हैं जो किसी दूसरे एस्पेक्ट में बहुत फ्लॉड हैं। जिनके ऊपर फिर ये वाली कंडीशन अप्लाई ही नहीं करती है। जी, नहीं नहीं, फ्लॉज उनमें भी हैं, लेकिन आइडियल बिहेवियर को लेके नहीं, दूसरी चीज़ों को लेके फ्लॉज हैं। दे हैव अदर चिंक्स इन देयर आर्मर, दे हैव अदर प्रॉब्लम्स विद देयर पर्सनालिटी, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंट्रीगिंग, क्योंकि महाभारत में लिटरली अपने ही कैरेक्टर्स पे ग्रे के शेड्स पोत दिए गए थे, मतलब छिट्टे मार दिए गए थे, विच इज़ खैर फ्रॉम अ लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू मैं महाभारत को हमेशा से बेटर अप्रिशिएट करता हूँ एज़ कम्पेयर टू इसकी रामायण की, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, जो है सो है। तो पांडे जी, मुझे देखिए यहाँ एक चीज ये भी होती है कि आज हमने कम से कम अगले 4-5 पॉडकास्ट का तो मटेरियल आपके सामने रख दिया, जी लेकिन हम दोबारा यहाँ पे ये एम्फसाइज करना चाहेंगे कि हम अपने पॉडकास्ट को सिर्फ भारी टॉपिक्स पे डिस्कशन का एक जरिया नहीं बनाना चाहते। ये हमारी इंट्रिंसिक बकचोदी करने की कैपेबिलिटी को भी बाहर निकालने का एक तरीका है। तो हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप आगे आएं और हमें और कुछ ऐसे ही लाइट हार्टेड टॉपिक्स बताएं जिस पे जो हम आपको सुनने में भी पसंद आए और हमें बताने में भी पसंद आए। और हम लोग भले बहुत ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को काम भर का ज्ञान है, ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट बट नॉट मॉडेस्ट एट द सेम टाइम। तो हो सकता है, पहली बात तो मॉडेस्टी इज ओवररेटेड एनीवेज। एनीवेज, तो कहने का मतलब है कि जितना पर्सपेक्टिव आप लोग हमें शेयर कर सकें, और जितना पर्सपेक्टिव हम आप लोगों को शेयर कर सकें, जितना चौड़ा पर्सपेक्टिव हो सके इंसान का, उतनी उसकी ज़िंदगी में बाधाएं कम होती हैं या बढ़ जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको कैसे लेते हो। लेकिन पर्सपेक्टिव का चौड़ीकरण, समझ रहे हैं, चौराहों के चौड़ीकरण से थोड़ा ज़्यादा है ज़रूरी, मतलब ज़्यादा। चौड़ीकरण, सुंदरीकरण। तो सरकारी पैसे को बर्बाद ना करते हुए आज के वार्ता को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जहाँ तक रही बात हमारे आउटरो की, तो वो मैं नहीं बजाने वाला, और मैं फिर उस बंदे को गाली देना चाहूँगा जिससे मैंने बोला था कि कुछ अच्छा बना के दे देना, जो कि सुनने में इंडियन लगे, लेकिन उसने ये अजीब से ट्विग पे पैर पड़ने वाली आवाज़ के साथ कुछ बना दिया है। देखिए, मिक्स मास्टर बढ़िया किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो नहीं था जो मैं चाहता था, तो इसीलिए मैं ये बात डिस्प्लेजर आई विल मेक इट नोन। और पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मुंह दिखाने के लिए हमें, और मिलते हैं अगले संस्करण में। इरशाद, इरशाद। इरशाद नहीं, इरशाद का मतलब भी मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन फिर भी इरशाद का मतलब होता है बोलने का मन कर रहा था, ऐसा ही सेक्सी लग रहा था। चलिए, तो आप जाइए अपनी इस नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट। सेक्सी भावना को अब आप जाके कर्ब कीजिए, और हम अपने आप को कर्ब स्टाम्प होने से पहले इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, जिससे खैर आज बहुत मिट्टी का तेल हमने छिड़क दिया है, कमेंट सेक्शन में आग लग सकती है, उसको हम लोग देखेंगे, अगले पॉडकास्ट में एड्रेस भी करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबा खैर, मिलते हैं अगले कृपया संस्करण। मन भर के ना करिए। नहीं, मन भर के गुड बाय, करिए, गुड बाय। मन भर के गरियाएं, हम नहीं रोकेंगे आपको, पांडे जी रोक रहे हैं, हम नहीं रोकेंगे, आप गरियाइए। मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं। और ठीक है, सही है। समाप्त, समाप्त, समाप्ति की घोषणा। अबे अमिताभ बच्चन काहे बन रहा है बे मैं? क्यों? दही जराऊ